अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को और उसके पहले पार्ट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट और नीचे पार्ट नंबर ए लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है आपने उनको फैक्टराइज करके दिखाना है। और फैक्टराइज करने का मीनिंग ये होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाना। यानी अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आए और आप उसको फैक्टराइज करना चाहते हैं तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप अपनी एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएं। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो ही आप कह पाएंगे कि आपने उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखाया है। तो यही क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में आपने करके दिखाना है कि बेसिकली तमाम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। तो अब हम पार्ट नंबर ए को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर ए में लिखा हुआ है 32a² माइनस 98b²। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर टोटल 2 टर्म्स हैं। तो यहां पर भी आपने फैक्टराइज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिनको आप फॉर्मूलाज भी बोलते हैं, उन्हीं की मदद से करना है। यानी आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड आपकी इस एक्सप्रेशन से मैच करती हो। जो मैच करेगी उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को लिख लेंगे और उसी की मदद से इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। लेकिन अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढने से पहले ये आपने ख्याल रखना है कि आपने देख लेना है कि आपकी एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन तो नहीं है। कॉमन इन कॉन्स्टेंट्स या आप कह लें नंबर्स के केस में भी हो सकता है और इन लेटर्स या आप कह लें वेरिएबल्स के केस में भी हो सकता है। तो अगर आप नोटिस करें इन दोनों टर्म्स में आपको एक नंबर 32 लिखा हुआ नजर आ रहा है और एक नंबर 98 लिखा हुआ नजर आ रहा है और इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला एक कॉमन नंबर 2 मौजूद है। 2 सबसे बड़ा वो नंबर है जो 32 को भी डिवाइड करता है कंप्लीटली और 98 को भी डिवाइड करता है कंप्लीटली। तो इसी को कॉमन बोलते हैं कि अगर आपके पास जो टर्म्स में नंबर लिखे हों उनको डिवाइड करने वाला कोई कॉमन नंबर मौजूद हो, उसी चीज को हम बाहर लिख लेते हैं, वही कॉमन कहलाता है। तो 32 और 98 को डिवाइड करने वाला एक नंबर 2 मौजूद है, तो इसलिए 2 यहां पर बाहर कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा वेरिएबल्स या लेटर्स के केस में कह लें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां पर a² है तो दूसरी टर्म में नहीं है, यहां पर b² है तो पहली टर्म में नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब सिर्फ 2 कॉमन है। तो जब आप कॉमन निकाल लें, अब आपने यहां पर राउंड ब्रैकेट्स लगानी होती है और कॉमन के अलावा जो टर्म्स बच जाती हैं उनको अंदर लिखना होता है। और ये जो नंबर्स आ रहे होते हैं इस तरीके से, इनको किस तरह डील करना होता है, इनको आप डील करेंगे इस बाहर वाले नंबर से जो आपने कॉमन के तौर पे लिखा हुआ है। बाहर आपने लिखा हुआ है 2, तो आपने इस बाहर वाले नंबर का जिसको आपने कॉमन लिया हुआ है इसका टेबल पढ़ेंगे। तो आप 2 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 32 कितने टाइम्स आता है। तो 2 16 टाइम्स 32 होता है, तो इसलिए यहां पर आप लिखेंगे 16। और a² तो बाहर आ ही नहीं रहा, जो टर्म बाहर मौजूद ही ना हो उसको आप एज इट इज अंदर लिख लेते हैं जिस तरह मैंने लिख लिया। आगे आप अगेन 2 का टेबल पढ़ेंगे और इस बार देखेंगे 98 कितने टाइम्स आता है। तो 2 49 टाइम्स 98 होता है, तो यहाँ पे 49 लिख देंगे। और b² तो बाहर मौजूद ही नहीं है, जो चीज़ बाहर मौजूद नहीं है उसको अंदर वैसे का वैसे लिख लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इन दोनों टर्म में और कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आपने वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जो कि इस एक्सप्रेशन से मैच करती हो जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है। और वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमें पहले से ही पता है, हम यूज करते आ रहे हैं। उम्मीद है आपको हिंट भी होगी इस एक्सप्रेशन को देखकर, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम पहले भी यूज करके आ चुके हैं। ये है a² माइनस b² जो कि इक्वल होता है a+b मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी के। इसमें आप a+b या a-b में से किसी एक को पहले और बाद में भी लिख सकते हैं। अब मैंने ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों लिखी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है जो कि है a² माइनस b² वो हमारी इस एक्सप्रेशन से मैच करेगी और इसको मैं प्रूव भी करूंगा। और मुझे क्यों लगा कि ये वाली और ये वाली मैच करेगी, क्योंकि आप देखें यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं, हमारे पास भी 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर भी दरमियान में माइनस का साइन है, यहाँ पर भी दरमियान में माइनस का साइन है। अब बस ये चीज रह गई है कि हम बस ये दिखा दें, प्रूव कर दें कि जिस तरह यहाँ पर a पर स्क्वायर है, एक टर्म के ऊपर स्क्वायर है, तो हम भी इस पहली टर्म को इस फॉर्म में लिखें कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है। जिस तरह यहाँ पर एक और टर्म b है उसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम इस दूसरी टर्म को भी ऐसी फॉर्म में लिखें कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है। अगर हम इस तरह की फॉर्म में उसको बना लेते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो कहलाएगा कि वो a² माइनस b² जैसी दिख रही है। और इस आइडेंटिटी के मुताबिक अगर कोई चीज a² माइनस b² जैसी लिखी हो तो आप उसको लिख सकते हैं a+b इंटू a माइनस b की फॉर्म में
में, जिसको हम फैक्टराइज फॉर्म में कहते हैं, और यही हमने करके भी दिखाना है। तो अब कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 वैसे लिखेंगे, अब क्योंकि मैंने अंदर राउंड ब्रैकेट्स लगानी है तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें पहली टर्म जो है 16a², इसको आपने a² जैसा बनाना है। तो 16a² मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 16 की जगह पे 4 लिख दें, a पे स्क्वायर वैसे ही है, a को वैसे ही लिख दें, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाकर ऊपर पार्ट 2 यूज कर लें। जब आप ये ब्रैकेट्स हटाएंगे भी तो ये पार्ट 2 4 पे वापस आएगी, 4 का स्क्वायर वापस 16 बन जाएगा, और ये पार्ट 2 a पे भी वापस आएगी तो a का स्क्वायर वापस a² बन जाएगा। इससे ये चीज पता चलती है कि 4a और इस तरह उसके ऊपर होल स्क्वायर हो तो वो बेसिकली 16a² के ही इक्वल आता है, जिससे बात क्लियर हो गई कि आप 16a² को एक सिंगल टर्म 4a का स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप 16a² की जगह पे लिख लें 4a और इस तरह ऊपर पार्ट 2। तो आपने 16a² को एक तरह का a² जैसा बनाकर दिखा दिया। अब आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे एक सिंगल टर्म है 4a और उसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर a के ऊपर लिखा हुआ था। आगे माइनस का साइन डालें, यहाँ भी माइनस का ही है। अब आपने एक और टर्म को यानी दूसरे टर्म को b² जैसा दिखाना है, यानी उसके ऊपर भी इसी तरीके से स्क्वायर आना चाहिए और नीचे राउंड ब्रैकेट्स होनी चाहिए। तो दूसरी टर्म जो है वो आपके पास है 49b²। तो आपको पता है 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 टाइम्स 49 होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 49 7 का स्क्वायर होता है। और b पे वैसे ही है तो b को वैसे ही लिख लें और इधर भी राउंड ब्रैकेट्स यूज करें और ऊपर स्क्वायर डाल दें। इधर भी जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे स्क्वायर 7 पर वापस आएगा, 7 का स्क्वायर वापस 49 बन जाएगा, और ये स्क्वायर b पे वापस आएगा और ये वापस b² बन जाएगा। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि आप इस सेकंड टर्म को भी b² जैसा बना सकते हैं और आप इस सेकंड टर्म को लिख सकते हैं 7b का स्क्वायर। तो इसलिए आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाएं और इधर लिख दें 7b और इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो अब आप इन ब्रैकेट्स को ओपन भी करेंगे तो आपको वापस 16a² माइनस 49b² मिलेगा, ये आपने लाजमी देख लेना होता है। तो इसका मतलब आपने अपनी एक्सप्रेशन को a² माइनस b² जैसा लिख दिया। इसमें ये पहली वाली जो टर्म है ब्रैकेट्स के अंदर, ये इसको आप a बोलेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए हम इसको पढ़ लेंगे a² माइनस ये दूसरी वाली टर्म है जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज को b बोलेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो इसको मिलाकर पढ़ेंगे b²। तो ये आपने अपनी एक्सप्रेशन को a² माइनस b² जैसा बना दिया। और इस आइडेंटिटी के मुताबिक अगर कोई चीज़ a² माइनस b² जैसी हो तो आप उसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म में। तो हम भी इसको लिख देते हैं, हम लिखेंगे 2। a का मतलब जो ये पहली वाली टर्म है इसमें स्क्वायर को इग्नोर कर दें, ब्रैकेट्स के अंदर जो बचेगा वो a होगा, तो वो होगा a यानी 4a प्लस b लिखना है, b बोलेंगे जो दूसरी टर्म है जिसपे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को इग्नोर कर दें तो जो चीज ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होगी उसको आप b बोलेंगे, जो कि लिखा हुआ 7b, ये हो गया b। तो आपने एक तरह लिख लिया a प्लस बी अगेन a माइनस बी। तो सेम a और b यही लिखेंगे, a ये वाला ही, बीच में माइनस का साइन, और b को आपने 7b कहा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा b। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। आपने अपनी एक्सप्रेशन को देखें प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। और इस आंसर से कंफ्यूज ना होइएगा, आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पहले आप 4a माइनस 7b को लिख दें और उसके बाद आप 4a प्लस 7b को लिख दें। इन टर्म्स को आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं इन एक्सप्रेशंस को, क्योंकि सबकी सब मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पर हमारा पास पहला वाला पार्ट जो है फिनिश हुआ, इसका ये आंसर आ गया। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है c² माइनस 1/4d²। अगेन अब आपने इसको फैक्टराइज करके दिखाना है। इसके लिए भी एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड आपकी इस एक्सप्रेशन से मैच करती हो। उसके लिए पहले आपने देख लेना है कि इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो आप नोटिस करें इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो कुछ नंबर्स या कॉन्स्टेंट्स के लिहाज से, ना ही वेरिएबल्स या लेटर के लिहाज से। इसका मतलब जस्ट आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जो कि इस एक्सप्रेशन से मैच करती हो, उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की कोई भी एक साइड, उसी को मेंशन कर देना, वही आपको हेल्प करेगी इसको फैक्टराइज करने में। तो वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमें पता है, हम इससे पहले भी यूज करके आए हैं, वही दोबारा यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a² माइनस b², जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आप a प्लस बी और a माइनस बी में से किसी एक को पहले और बाद में लिख सकते हैं। मैंने ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी इस वजह से चूज की है क्योंकि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है a² माइनस b² हमारी एक्सप्रेशन इससे मैच कर रही है। आप देखें यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं, हमारे पास भी दो टर्म्स हैं, इधर दरम्यान में माइनस का साइन है, इधर भी माइनस का साइन है, इधर a पे स्क्वायर है, इधर c पर स्क्वायर है, इधर b पे स्क्वायर है। बस फर्क यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जस्ट d पे स्क्वायर है। 1/4 को हमें किसी और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा जिसका स्क्वायर करने से 1/4 आए। यानी आपके पास काफी चीजें मैच करती हैं, जो चीज मैच नहीं करेंगी उसको भी हम मैनेज कर लेंगे। तो अब आपका टास्क ये है कि आप अपनी एक्सप्रेशन को a² माइनस b² की फॉर्म में लिख दें। तो देखिए जो पहली टर्म है वो तो पहले से a² की फॉर्म में, इधर भी a पे स्क्वायर है, उधर हमारे पास c के ऊपर स्क्वायर है। तो इसको तो जस्ट आप एज इट इज लिख लें, इस तरह राउंड ब्रैकेट्स के अंदर c लिखें और इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें। माइनस इस दूसरी टर्म के ऊपर होल स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे जस्ट d पे स्क्वायर है। तो आपने 1/4 को भी किसी ऐसी फ्रैक्शन में तब्दील करना है कि जिसका स्क्वायर लें तो 1/4 बन जाए। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ कि 1/4 में अगर आप नोटिस करें
तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 को 1 ही लिख दें, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 लिख दें। डी को वैसे का वैसे रहने दें, उस पर पहले से स्क्वायर है, और इस तरह राउंड ब्रैकेट्स डालकर इसके ऊपर स्क्वायर कर दें। इसका फायदा क्या होगा कि जब आप ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो ये स्क्वायर इन सब चीज़ों पर वापस आएगा। तो ये स्क्वायर 1 पर आएगा, 1 का स्क्वायर वापस 1 बन जाएगा, ये स्क्वायर 2 पे आएगा, 2 का स्क्वायर वापस 4 बन जाएगा, और ये स्क्वायर डी पे भी आएगा तो ये वापस डी स्क्वायर बन जाएगा। इससे ये बात पता चली आप इस सेकंड टर्म को 1/2d का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी एक सिंगल टर्म का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरह होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप 1/4d स्क्वायर को लिख लें 1/2d इस तरीके से, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स और इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें। तो देखिए अब आपने दूसरी टर्म को भी बी स्क्वायर जैसा बना दिया। तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक अगर कोई चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे लिखी हो तो आप उसको ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपने अपनी एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिख लिया है, तो अब आप इसको भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो लिख लेते हैं। तो ए किसको बोलेंगे, जो पहली टर्म है इसमें स्क्वायर को इग्नोर कर दें, ब्रैकेट्स के जो अंदर लिखा हुआ है वो ए होगा, जो कि सी लिखा हुआ तो ये आपका ए हो गया, प्लस बी किसको बोलेंगे, जो यहाँ पर दूसरी टर्म है जिसपे अगेन स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को भी इग्नोर करें तो ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ बची हुई है वो आपका बी का रोल प्ले करेगा। तो आप इसको लिख देंगे 1/2d। तो ये आपने एक बार a प्लस बी लिख दिया, आप इसी तरीके से a माइनस बी लिख दें, तो a माइनस बी का मतलब होगा c माइनस 1/2d। तो ये आपने a प्लस बी और a माइनस बी लिख लिया। तो देखिए आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। और इसी चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते थे कि आप पहले लिख लें c माइनस 1/2d और उसके बाद लिख लें c प्लस 1/2d। दोनों तरीकों से चीज़ सही है। और इधर जो 1d/2 है इसको आप खाली d/2 भी लिख सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। 1/2d लिख लें इस तरह, या 1 को d से मल्टीप्लाई कर दें तो ये d/2 बन जाएगा, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हर तरीके से इसका आंसर ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये बी पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मेंशन्ड है वो है 9h² माइनस 16k²। अब आपने इसको जो है फैक्टराइज करके दिखाना है। अगेन आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड आपकी इस एक्सप्रेशन से मैच करती हो। उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को हम यहाँ पर लिख लेंगे और उसी की मदद से हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। उससे पहले आपने ये जरूर देख लेना है कि आपकी इन दोनों टर्म्स में अगर कुछ कॉमन है तो आप उस कॉमन को सेपरेट कर लें। तो इन दोनों टर्म्स में वेरिएबल या लेटर कह लें और दूसरी बात कॉन्स्टेंट या नंबर कह लें, इनके लिहाज से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब जस्ट आपने वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर मेंशन करनी है जिसकी कोई एक साइड आपकी इस एक्सप्रेशन से मैच करती हो। तो आइए उसको लिख लेते हैं। वो वही है जिससे पहले भी हम यूज करते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि a² माइनस b² जो है वो इक्वल होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी के। आप a प्लस बी और a माइनस बी में से किसी एक को पहले और बाद में लिख सकते हैं। अब मैंने ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी इस वजह से लिखी है कि मुझे लगता है कि इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की जो ये लेफ्ट हैंड साइड है a² माइनस b², ये हमारी इस एक्सप्रेशन से मैच करती है और इसी चीज़ को मैं प्रूव भी करूंगा। अभी आप जहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मैच करेगी, क्योंकि आप देखें यहाँ पर दो टर्म्स हैं, हमारे पास भी दो टर्म्स हैं, इधर बीच में माइनस का साइन है, इधर भी माइनस का साइन है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है और आपको भी इन दोनों टर्म्स को इसी ऐसी टर्म्स में लिखना पड़ेगा जिसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, यानी किसी सिंगल टर्म के स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि वो a² और b² जैसे दिख सकें। तो उसके लिए हमें इन टर्म्स को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कह लें किसी ऐसी सिंगल टर्म के स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि वो a² जैसा दिख पाए। तो आप इस पहली टर्म को देखें, यह मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है 9h²/100। तो आपको पता है कि 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर करने से 9 आता है। तो आप यहाँ पर 3 लिख लें, एज पे पहले से स्क्वायर है, इसको एज इट इज लिख लें स्क्वायर के बगैर। और नीचे जो 100 होता है ये आपको पता है 10 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए यहाँ पर 10 लिख लें और इस तरीके से इस राउंड ब्रैकेट लगाकर ऊपर स्क्वायर लिख दें। अब आप जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर वापस इन तमाम चीज़ों पर आएगा, यानी स्क्वायर 3 पर वापस आएगा, 3 का स्क्वायर वापस 9 बन जाएगा, ये स्क्वायर एज पे वापस आएगा, ये वापस h² बन जाएगा और ये स्क्वायर 10 पे वापस आएगा तो 10 का स्क्वायर वापस 100 बन जाएगा। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि आप इस पहली टर्म को एक सिंगल फ्रैक्शन के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो सिंगल फ्रैक्शन है 3h/10 और इसका जब आप स्क्वायर लेंगे पूरी का तो वापस 9h²/100 बन जाएगा। तो ये 3h/10 का जो स्क्वायर है ये बेसिकली a² जैसा बन गया, यानी आपने अपनी पहली टर्म को a² जैसा लिख दिया। आप अपनी पहली टर्म को लिख सकते हैं 3h/10 और इधर इस तरीके से ऊपर स्क्वायर।
तो ये आपने पहली टर्म को ए स्क्वायर जैसा बना लिया, माइनस का साइन वैसे ही। अब आपने दूसरी टर्म को भी बी स्क्वायर जैसा दिखना है, यानी इधर भी आपने कुछ ऐसा करना है कि ये पूरी की भी चीज किसी एक सिंगल टर्म का स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 16k स्क्वायर, तो 16 आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 4 लिख लें, और k पे पहले से स्क्वायर है, इसको जस्ट k एज इट इज लिख लें, और इधर राउंड ब्रैकेट्स लगाकर ऊपर स्क्वायर डाल दें। अब यहाँ पर भी जब आप ब्रैकेट्स को हटाएंगे स्क्वायर 4 पे वापस आएगा, यानी वापस 16 बन जाएगा, और ये k पे वापस आएगा तो वापस k स्क्वायर बन जाएगा, यानी अगेन 16k स्क्वायर मिलेगा। तो इससे भी ये बात क्लियर हो गई कि आप इस 16k स्क्वायर को एक सिंगल टर्म 4k के स्क्वायर की फॉर्म में, होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब आप 16k स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं 4k होल स्क्वायर, तो इससे एक बात क्लियर होगी कि आपने इस दूसरी टर्म को बी स्क्वायर जैसा लिख लिया, यानी इन दोनों टर्म को आपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जैसा रिप्रेजेंट कर लिया। और इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक अगर किसी भी चीज को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिख लें तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो आप इसको भी अब लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा आप लिख चुके हैं, अब आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। ए किसको बोलेंगे, जो पहली वाली टर्म है इसमें जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ ब्रैकेट्स के अंदर वो पूरा का पूरा ए कहलाएगा, इधर जो दूसरी टर्म है इधर जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ ब्रैकेट्स के अंदर वो बी कहलाएगा। तो आइए लिख लेते हैं, a मतलब 3h/10 प्लस बी, प्लस के बाद b ये 4k है तो प्लस बी, और उसके बाद a माइनस बी लिखना है, तो a फिर से 3h/10 और माइनस बी अगेन 4k। तो ये देखें आपने अपनी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। तो अब आप इसमें से किसी एक्सप्रेशन को पहले और बाद में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके जो हैं बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मेंशन्ड है वो है m स्क्वायर माइनस 64n रेज टू पावर 4। तो अब आपने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखाना है, और अगेन आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड आपकी इस एक्सप्रेशन से मैच करे। उसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे और उसी की मदद से इसको हम फैक्टराइज करेंगे। उससे पहले आपने ये जरूर देख लेना है कि आपकी एक्सप्रेशन में अगर कुछ कॉमन है तो आप उसको सेपरेट कर लें। तो हमारी पास जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसकी इन दोनों टर्म्स में वेरिएबल या कॉन्स्टेंट इन दोनों के लिहाज से कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब डायरेक्ट आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर मेंशन करनी है जिसकी कोई एक साइड आपकी इस एक्सप्रेशन से मैच करती हो, और वो वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो इससे पहले भी हम यूज करते आ रहे हैं। मैं उसी को यहाँ पर दोबारा लिखूंगा कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, आपको याद होनी चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी के। इधर आप ए प्लस बी और ए माइनस बी में से किसी एक को भी पहले और बाद में लिख सकते हैं। अब मैंने ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों लिखी है, ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि मुझे लगता है कि इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी एक्सप्रेशन से मैच करेगी। क्योंकि देखें यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ पर भी हमारी एक्सप्रेशन में भी दो टर्म्स हैं, इधर भी माइनस का साइन है दरमियान में, इधर भी माइनस का साइन है। बस हमने ये चीज़ अब गारंटी कर लेनी है कि जो पहली टर्म है वो ए स्क्वायर जैसी दिखती हो। तो देखें यहाँ पर पहले से एम के ऊपर भी स्क्वायर है, इधर ए के ऊपर स्क्वायर है, यानी दोनों मैच करती हैं। और दूसरी टर्म जो है बी स्क्वायर जैसी दिखती हो, क्योंकि यहाँ पर बी के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आपने एक ऐसी टर्म लेके आनी है जिसका ऊपर स्क्वायर मेंशन्ड हो। तो अभी यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब आपको थोड़ा सा चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप इस दूसरी टर्म को बी स्क्वायर जैसा बना पाएंगे। तो हमारा टास्क ये है कि हम अपनी पूरी एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिखेंगे। अगर ये हम इसको लिखने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर ही हम कह पाएंगे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच कर रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहली टर्म तो पहले से ही ए स्क्वायर से मैच करती है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। जस्ट एम लिखें, राउंड ब्रैकेट्स डालें और ऊपर स्क्वायर डाल दें। ये आपने पहली टर्म को ए स्क्वायर जैसा लिख लिया। आगे माइनस का साइन, रह गई बात दूसरे टर्म की। तो दूसरे टर्म को आपने बी स्क्वायर जैसा बनाना है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ दूसरी टर्म को 64n रेज़ टू पावर 4। अब आपको पता है 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर करने से आता है। 8 का स्क्वायर करें तो 64 आता है, 8 टाइम 64 होता है, तो इसलिए यहाँ पर आप 8 लिख लें जस्ट। और यहाँ पर n रेज़ टू पावर 4 है क्योंकि इधर भी आपको पार्ट 2 किसी तरीके से बनानी है, और आपको पता है कि अगर आप इसको ऐसे लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी n स्क्वायर और राउंड ब्रैकेट्स के बाहर ऊपर होल स्क्वायर। क्योंकि आपको लॉज याद होंगे कि जब भी इस तरह कोई चीज़ लिखी आती है तो ये दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी n वैसे ही आ जाता है और 2 टाइम्स कितना हो जाता है 4, यानी आप n रेज़ टू पावर 4 को लिख सकते हैं n स्क्वायर, और इधर ऊपर पार्ट 2 आएगी क्योंकि दोनों के ऊपर पार्ट 2 चाहिए, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 बनेगा और n स्क्वायर के ऊपर भी ऊपर स्क्वायर लेंगे तो n4 बनेगा। वो पार्ट 2 हम इस तरह राउंड ब्रैकेट्स लगाकर ऊपर डाल देंगे। अब देखिए जब हम ये इस तरह लिखते हैं किसी चीज़ को, इसका मतलब है जब आप ब्रैकेट्स को हटाएंगे ये स्क्वायर 8 पर वापस लिखना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर वापस 64 बन जाएगा, और ये स्क्वायर वापस n स्क्वायर के ऊपर भी आएगा बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी दोनों पार्ट्स मल्टीप्लाई होकर n रेज़ टू पावर 4 वापस आपको दे देंगी। इसका मतलब आप इस पूरी टर्म को एक सिंगल टर्म
हम 8n² के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब आप 64n⁴ को लिख सकते हैं 8n² और इस तरह ऊपर होल स्क्वायर, इसका मतलब यही है कि आपने अपनी दूसरी टर्म को b² जैसा रिप्रेजेंट कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट्स के बाहर होल स्क्वायर यानी स्क्वायर मेंशन्ड है। तो अब आपने अपनी एक्सप्रेशन को a² - b² जैसा लिख लिया। तो ये आइडेंटिटी आपको यही बताती है कि अगर किसी चीज को आप a² - b² जैसा लिख लें तो अब आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं a + b × a - b की फॉर्म में, जो कि फैक्टराइज फॉर्म कहलाती है। और यही आपने इस पार्ट के साथ भी करके दिखाना है, इसको फैक्टराइज ही करके दिखाना है। तो अब आपने क्योंकि अपने एक्सप्रेशन को लिख लिया a² - b², तो अब आप इसको लिख लें a + b × a - b की फॉर्म में। अब a किसको बोलेंगे? जो यहाँ पर पहली टर्म है जिस पे स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर को इग्नोर कर दें, ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज लिखी होती है वो a कहलाएगी। तो ये m आपका a होगा। तो ये हो गया a + b। b किसको बोलेंगे? जो दूसरी टर्म है ये वाली जिस पे अगेन स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर बाहर, इस बाहर वाले स्क्वायर को जो ब्रैकेट्स के बाहर लगा हुआ है इसको इग्नोर कर दें, जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म बचेगी वो b कहलाएगी। तो वो है 8n²। तो ये आपने एक तरह का लिख दिया a + b। अब इस तरह ही a - b भी लिख दें, a अगेन m ही होगा, माइनस का साइन, b अगेन 8n² ही होगा। तो देखें आपने अपनी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये डी पार्ट भी खत्म हुआ। उम्मीद है आपको ये तमाम के तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।